सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कुछ ठीक हो गए होंगे। तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि रिवीजन कैसे करना है लास्ट की 15 डेज़ में, मतलब मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। और कल की वीडियो में हमने बताया था कि टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, तो आज मैंने सोचा है कि जैसे मैंने बताया था कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन क्या करें, मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट रिवाइज करना है, लेकिन उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर गेट ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ एक नए सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँ, तो जैसे मतलब जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों जो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज मैंने उठाया है टॉपिक डा के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चीज़ें आप रिवाइज करें, किस सीक्वेंस में रिवाइज करें और किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबसे रिलेटेड, और किस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप इस वे में रिवाइज करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे और गेट में ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है डा, मतलब डा के अंदर बता रहे हैं। तो पहला टॉपिक है अपना एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ऑब्वियसली अगर आपको डा आती है तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूरे डा के अंदर हमारा एक ही क्रक्स है कि हमें कोई भी एल्गोरिदम का मिनिमम टाइम निकालना है, मतलब कौन सी एल्गोरिदम अच्छी हो ताकि उसका कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए और कम से कम स्पेस ले। तो अगर आपको डा आती है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आता होगा। तो उसके अंदर आपको यहीं स्क्रीन पे कहीं पे एक सीक्वेंस शो हो रहा होगा, वो सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, याद होगा तो रिवाइज कर लीजिए। तो उस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, वो हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रिकरेंस रिलेशन। आपको किसी भी एल्गोरिदम का रिकरेंस रिलेशन लिखना आना चाहिए। कोई भी आपको एल्गोरिदम दे रखी है उसका रिकरेंस रिलेशन लिखना आना चाहिए और उसे सोल्व करना आना चाहिए कि आपको रिकरेंस रिलेशन दे दिया तो किस टाइम में सोल्व होगा। उसे करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ट्री मेथड होता है और एक होता है अपना मास्टर थ्योरम। तो इन दोनों का यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए। मास्टर थ्योरम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्री आसान है बहुत, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मली अपना एक रूट बनाना है और उसके चाइल्ड डिवाइड करते चले जाना है और वहाँ से उसकी हाइट चेक करके और कितना होगा वो हो जाएगा, तो वो इतना टफ नहीं है। तो ट्री मेथड आसान है, मास्टर थ्योरम भी आसान है और वो ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा, और इसके अंदर ही जैसे रिकरेंस रिलेशन है, तो मैंने आपको बताया कि हर एल्गोरिदम का लिखना आना चाहिए ज़्यादा अच्छे से और पता भी होना चाहिए। जैसे जीसीडी है तो जीसीडी का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीसीडी, आपको रिकरेंस रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे एलसीएस का क्या होगा रिकरेंस रिलेशन, आपका मतलब 0-1 नैपसेक का क्या होगा, मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन का क्या रिकरेंस रिलेशन होगा, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम जो है उसका क्या रिकरेंस रिलेशन होगा। तो रिकरेंस रिलेशन आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप मतलब अच्छे से काम मतलब ठीक रहेगा। अच्छा, तो इतना हो गया है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे एक कभी कभार रिकरेंस रिलेशन आता है जिसके अंदर आपकी n जो है ना, जैसे Tn = T√n+c, मान लीजिए ये है, तो आपका कोई भी जो टर्म होगा वो अंडर रूट में होगा। जैसे n है, यहाँ पे n अंडर रूट के अंदर है। तो इस तरह के रिकरेंस रिलेशन आपको सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिकरेंस रिलेशन आप ट्री से नहीं सोल्व कर सकते, ना मास्टर थ्योरम से सोल्व हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के आपको सोल्व करने आने चाहिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होते हैं। इस तरह पे गेट 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मतलब आने के क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा तो। फिर आते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर पे, क्योंकि हमारा मेन डा जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी और अपना ये डायनामिक, ये 3 चीज़ों में ज़्यादा बटा हुआ है। तो पहले हम आते हैं ग्रीडी डायनामिक इस पे डिवाइड एंड कॉन्कर पे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या है कि जैसे पहली प्रॉब्लम है फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम। तो ये है अपना, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जैसे एन टाइम में सोल्व हो जाता है, पता है, लेकिन नंबर ऑफ कंपेरिजंस क्या होंगे, जैसे 3n/2 - 2, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर गेट कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछा भी जा सकता है, आसान तरीका है। किस तरीके से करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे मेन तो डा के अंदर आपको खुद ही लॉजिक सोचने पड़ते हैं। जैसे कोई भी दे दिया आपको और उसमें बोल दे कि कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो ना मैक्स हो ना मीन हो। अगर आपको ये चीज़ है तो कितने टाइम में सोल्व कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट टाइम में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नंबर में आ जाते हैं। तो आसान चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है पावर ऑफ 2,
अगर आपको 2 का पावर निकालना है, किसी भी नंबर का पावर निकालना है, तो उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो log n होगी। इस तरीके से आप ये चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पॉइंट हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। इसमें इतना कुछ खास रिवीजन का होता नहीं है। मेन जो होते हैं वो होती है अपनी शॉर्टिंग। 3 शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और हीप शॉर्ट। और इसको आपको A to Z पता होना चाहिए, A to Z। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर क्वेश्चन पूछती है गेट। जैसे मान लीजिए मर्ज शॉर्ट है, उसके मर्ज फंक्शन पर क्वेश्चन पूछती है। किसी भी चीज़ पर आ सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, मूव्स कितने लगेंगी। मान लीजिए नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने अगर मर्ज करना है, तो मान लीजिए एक एरे m की है, एक n की है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, m + n - 1 होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। लास्ट वाला एलिमेंट हम ऐसे ही डाल देंगे, तो उसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, इसलिए m + n - 1 हो गया। मूव्स कितने होंगे, m + n होंगे। इस तरीके से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मर्ज फंक्शन के ऊपर ही आप इन्वर्जन्स होता है, काउंट ऑफ इन्वर्जन्स जो होते हैं अपना, वो भी इसी में काम, मतलब वो भी मर्ज का ही यूज़ करते हैं। उसमें मर्ज फंक्शन में ही अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और अपना इसे ये फाइंड आउट हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी 2 एरे दे दी हैं, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है, उनका या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन्स लगेंगे, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, तो मर्ज शॉर्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मर्ज बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपैरिजन कितने लग रहे हैं, सब कुछ कैसे काम कर रहा है, तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेम क्विक शॉर्ट पे, वहाँ पे पार्टीशन एल्गोरिथम है, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई भी एक एरे दे देंगे और बोल देंगे कि हमने 4 बार पार्टीशन एल्गोरिथम लगाई है इस पे, तो बताइए जो हमारे सीक्वेंस होगा वो किस तरह का सीक्वेंस हो सकता है। या इनमें से चार ऑप्शन दे देंगे पूरे आपके एरे के और बोल देंगे कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा चांसेस है कि करेक्ट सीक्वेंस ना हो। तो इन सब का आपको पता तभी लगेगा जब आपको पार्टीशन एल्गोरिथम आती होगी अच्छे से। तो पूरी मर्ज क्विक बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। खासकर जैसे हम लोगों को पता है कि जो क्विक शॉर्ट है वो एवरेज केस में n log n लेती है और वर्स्ट केस में n² लेती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लग रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लग रहे हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए। मान लीजिए बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस, इन तीनों में नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या है, नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हैं, कौन सा किस में ज़्यादा स्वैप लग रहे हैं, किस में कम स्वैप लग रहे हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के मर्ज, क्विक, हीप, इन तीनों के बारे में आपको A to Z सब पता होना चाहिए। ऐसे हम हीप शॉर्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका क्रिएशन में मान लीजिए n टाइम में आपकी हीप क्रिएट होती है। उसके बाद अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो log n टाइम में डिलीट हो जाता है, या फिर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो log n टाइम में इंसर्ट हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ हम लोगों को वर्क करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसमें मान लीजिए आपको बोल दिया कभी कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 3 मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है तो किस टाइम में होंगी। तो जनरली n क्यूब होता है, लेकिन स्टारसेंस जो हमारी होती है उसमें n⁻² 2.81 ये है, सिर्फ इतना पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टार सेंस में कितना लग गया, और आपका अगर बेस्ट केस लगाना है किसी एल्गोरिथम में, मान लीजिए बबल है तो बबल में आपका बेस्ट केस, हमारा एक ही कंडीशन में बेस्ट केस होता है वो n टाइम में हो जाता है। इंसर्शन शॉर्ट है, वहाँ पे अपना n टाइम में हो जाता है। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। मेन जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं हर हालात में, जो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो है मर्ज, क्विक और हीप शॉर्ट। ये है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ अभी दो ही सिलेक्शन शॉर्ट वगैरह बच रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपको सिलेक्शन शॉर्ट है, बबल शॉर्ट है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ स्वैप्स किस में कम लगते हैं, तो अपना सिलेक्शन शॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैप्स कम लगते हैं। कंपैरिजन तो ऑब्वियसली लगेंगे, लेकिन सिलेक्शन शॉर्ट इसीलिए यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ स्वैप्स कम लगें। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं बस ये आपको जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभार गेट इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको एक फंक्शन दे दिया पूरा का पूरा और आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। अब जब वैल्यू रिटर्न करने की बात आती है ना, तो वो दे देता है बिगो और उस नोटेशंस में, कि मतलब आपको बिगो नोटेशन दे दिया कि बिगो n है या क्या है। तो उसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं सब कि शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो वहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम में हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप जब भी कोड करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, कांस्टेंट टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसका मतलब जो इसका रिटर्न वैल्यू है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट थी, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो है n
n+1/2, तो ये देखा जाए तो बिग ऑफ n स्क्वायर की फॉर्म में है। तो कभी कभार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है या ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो पूछा है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन गेट पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, एक और हीप शॉट से रिलेटेड एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे आपको 1 से n तक दे रखा है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि पॉसिबल नंबर ऑफ मिनिमम हीप्स और मैक्सिमम हीप्स, मीन हीप्स और मैक्स हीप्स टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको कहीं यहाँ पे शो हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम ग्रीडी में। हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर खत्म हो चुका है, अब आते हैं हम ग्रीडी में। ग्रीडी के अंदर क्या है, होफमैन कोडिंग, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अच्छे नंबर के 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कैसे कैसे क्या काम होता है। आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाता है, बिल्कुल फ्री के बराबर मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, सिंपल मेथड है, वही एग्जीक्यूट करना होता है और आपके मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मेन है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रुशकल और प्रिम्स की मदद से जो भी हम काम करते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग ढंग से वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए क्रुशकल में हम लोग अपना कोई भी, हमें पता है, सबको पता है कि जो क्रुशकल है उसमें हम लोग अपना वर्टेक्स के बेस पर उठाते हैं, जो भी हमारी वर्टेक्स का वेट का सबसे मिनिमम होगा वो पहले उठाएंगे। लेकिन उसे उठाने के लिए कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो सकते हैं, कहीं पर कभी बहुत बार मीन हीप यूज़ करते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे अलग आती है। लेकिन बहुत बार बोल देंगे कि नहीं, मिन हीप की जगह आपको हम लोगों ने पहले सॉर्टेड दे दिया, तो सॉर्टेड एरे के फॉर्म में आप बताइए कितना टाइम लगेगा, या कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, तो उन चीज़ों को हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाती हैं। तो उन सब केसेस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रिम्स है, प्रिम्स के अंदर आपको बोल दिया कि हम लोगों ने जो भी अपना ग्राफ है वो एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में ना करके एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा हुआ है, तो अब बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। या वहाँ पे भी हमें ये होता है ना कि दे रखा होता है कि हाँ यार हमारा ये एक वर्टेक्स है, मतलब तो उसके बेस पे हमने एज निकाल लेंगे और एज के बेस पे हम लोग वेट रख के काम करेंगे। तो उस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाएंगी, तो इन पे भी ध्यान रखना है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन जाते हैं कि आपको दे दिया और बोल दिया कि कौन से सीक्वेंस में हम लोगों का प्रिम्स एल्गोरिदम नहीं लगेगा, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है प्रिम्स एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको प्रिम्स और ये आ गए तो आप डिजिस्टर आराम से कर लेंगे। नैपसैक प्रॉब्लम इतनी कोई टफ नहीं है, न्यूमेरिकल है, बहुत आराम से सोल्व हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और डायनामिक में तो मैंने आपको बताया ही है कि हम लोगों को मेन तो रिकरेंस रिलेशन लिखना आना चाहिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स का, कि रिकरेंस रिलेशन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। और बाकी न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो आते हैं वो 0-1 नैपसैक पे आते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा पूछी नहीं जाती इसमें, तो हम लोगों का बस यही है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही है। अच्छा, तो बाकी बचा है हमारा DFS और BFS, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ DFS कैसे काम कर रहा है, BFS कैसे काम कर रहा है। तो अब मैं आपको एक बार ये जो भी हमने बताया वो समराइज कर देता हूँ। तो पूरे डाक के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रुशकल, प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला, और अपना ये हो गया मर्ज शॉट, विक शॉट, हीप शॉट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं, हर हालात में करके ही जाने हैं। उसके बाद जो आते हैं वे आते हैं अपना रिकरेंस रिलेशन सोल्व करना, कि रिकरेंस रिलेशन कैसे सोल्व होते हैं ट्री की मदद से और मास्टर थ्योरम की मदद से, और एल्गोरिदम्स के रिकरेंस रिलेशन लिखना, जैसे LCS का रिकरेंस रिलेशन, मतलब 0-1 नैपसैक का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम का, इन सब के रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखे जाते हैं और मतलब क्या रिकरेंस रिलेशन है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो अगर आपने ये कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल तो आप इनसे सोल्व कर ही लेंगे। होफमैन कोडिंग है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट पता है कि हाँ किस तरह इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, सबको पता है कि हाँ किस तरह से हमारे निकलता है, तो इस तरह से इनके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन पे आप ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि कोई फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस है उसको याद कर लीजिएगा, और अपना कौन कौन से बबल शॉट और ये छोटे छोटे जो केसेस हैं इनको याद रख लीजिएगा। पर मेन जो चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ मैं, मर्ज, क्विक, हीप, डिजिस्ट्रा, प्रिम्स, क्रुशकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, वो आगे डायनेमिक आ गया आपका। डायनेमिक में खासकर रिकरेंस रिलेशन और अपना मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं, और होफमैन कोडिंग जो आपका है वो मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं। बाकी यही है, और तो कुछ है नहीं।
तो हाँ बस, तो अगर आप इतना कर लेंगे तो, और DFS BFS, हाँ DFS BFS रह गया, DFS BFS वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करके जाएंगे तो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, आसान चीज़ है, टफ नहीं है, हो जाएगा, मार्क्स मिलते हैं अच्छे वाले। तो बस इतना ही है डाक के अंदर, आप इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब अगर बिल्कुल ही ऐसा हुआ कि हाँ यार इसके भी अलग ही क्वेश्चन आ गया तो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादा चांस प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप ध्यान से, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो बस इतना ही है, और बाकी शायद मैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक उम्मीद है तो मैं डेटा स्ट्रक्चर की लेके आऊँगा या DBMS की लेके आऊँगा, इन दोनों की लेके आऊँगा। तो अभी के लिए आप ये रिवाइज कीजिए और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास एकदम पहुंचे और आप डायरेक्ट उस वीडियो को देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगे और आप शुरू कर पाएँ। तो बस बेस्ट ऑफ लक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।